नमस्कार साथियों। तो यूपी जीके की द ग्रैंड मास्टर सीरीज की तीसरी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक सीमाएं और भौतिक विभाजन के बारे में। तो आने वाले जो जितने भी परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, एजीटी या अन्य यूपी एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें यूपी जीके के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आने वाले 60 दिनों में पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज तीसरी क्लासेस में हम उत्तर प्रदेश की भौतिक सीमाएं और भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अब हम उत्तर प्रदेश की भौतिक सीमाओं के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दिशा में जो है वो कौन सी भौतिक जो है चीज़ें जो है खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर की। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला है, ठीक है। तो उत्तर में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं। वहीं पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के यमुना नदी जो है वो पश्चिमी सीमा बनाते हुए बहती है। वहीं बात करेंगे दक्षिण पश्चिम की तो दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं। पूर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में जो है वो गंडक नदी बहती है। और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है वो दक्षिण में है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में या दक्षिणी सीमा जो है कौन बनाता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार बनाते हैं। पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, तो यमुना नदी बनाती है। उत्तर में क्या है, शिवालिक पर्वतमाला। पश्चिम में क्या है, तो विंध्याचल श्रेणी है। तो ये याद बात रखनी है। अब बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं भारत जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है वो प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी और क्वार्टियरी चट्टानें पाई जाती है। तो 5 प्रकार की चट्टानें याद रखना है, जिसमें आर्कियन चट्टानें हैं, विंध्य हैं, गोंडवाना है, टर्शियरी हैं और क्वार्टरी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे तो जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्लीस्टोसीन काल के दौरान अस्तित्व में आया। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो प्लीस्टोसीन काल के दौरान में अस्तित्व में आया था। अब जो प्रमुख चट्टानें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं ये सोनभद्र और ललितपुर जिले में पाई जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आर्कियन चट्टानें मिलती कहाँ हैं, तो सोनभद्र और जो ललितपुर जिला है वहाँ पे आर्कियन चट्टानें हमें देखने को तो आर्कियन चट्टानें जो हैं वो सोनभद्र और ललितपुर जिले में हमें देखने को मिलती हैं। और इन चट्टानों से हमें सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट जैसी चीज़ें जो हैं प्राप्त होती हैं। अब अगर हम बात करेंगे खनिज की तो मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से यूरेनियम और हीरा प्राप्त होता है। और बात करेंगे कि बुंदेलखंड का जो नीस है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्कियन चट्टानें हैं। तो आर्कियन चट्टानों के बारे में याद रखिए कि सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती है। सिस्ट, नीस और यहाँ पे ग्रेनाइट से ये बनी हुई होती हैं। यहाँ पे यूरेनियम और हीरा जो खनिज है ये पाए जाते हैं। दूसरी चट्टानों की बात करेंगे विंध्य चट्टानें। विंध्य चट्टानें जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई होती हैं। ये अवसादी टाइप की चट्टानें हैं। इनका जो क्षेत्र की बात करेंगे तो बुंदेलखंड और जो बघेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में वहाँ पर ये पाई जाती हैं। विंध्यनशील समूह की बात करेंगे, इनकी चट्टानों में जीवाश्म ना के बराबर है, बहुत कम पाए जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी चट्टानें हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें जो जीवाश्म है वो पाया ही नहीं जाता या लगभग लगभग ना के बराबर पाया जाता है, तो वो विंध्यन चट्टानें हैं। बात करेंगे यहाँ खनिजों की तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो सोनभद्र, ललितपुर और कैमूर श्रेणी जो है, सोनभद्र, ललितपुर और कैमूर श्रेणी में विंध्यन चट्टानें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे हम गोंडवाना चट्टानों की। तो भैया ये भी सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और प्रयागराज में। तो याद रखना गोंडवाना जो चट्टानें हैं सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चित्रकूट और प्रयागराज में देखने को मिलती हैं। यहाँ के जो मुख्य खनिजों में कोयला आता है, लौह अयस्क और क्योलिन और फायर के लिए, ये 4 चीज़ें याद रखना। मुख्य खनिज जो है गोंडवाना चट्टानों के कोयला, लौह अयस्क, क्योलिन हो जाएगा और फायर के लिए हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सोनभद्र की सोन नदी घाटी है, सोन घाटी जो है वो कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
और सिंगरौली का कोयला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जो किस राज्य में है, सोनभद्र में है, और गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे टर्शियरी चट्टानों के बारे में। तो टर्शियरी चट्टानें जो हैं वो हिमालय निर्माण से संबंधित हैं, और इनकी बात करेंगे प्रमुख नदियों के प्रवाह निर्धारण में योगदान है, मतलब नदियों का जो प्रवाह का योगदान है उसमें योगदान करते हैं। आधुनिक जीवों से मिलते जुलते जीवाश्म मिले हैं, तो पूछा जाता है कि जो आधुनिक जीवों से मिलते जुलते जीवाश्म किस में मिले हैं, टर्शियरी चट्टानों में। और जीवाश्म जिसमें ना के बराबर है वो कौन सी चट्टानें हैं, तो वो आपको विंध्यन चट्टानें याद रखना। अब बात करेंगे क्वाटरनरी चट्टानों के बारे में। तो भैया क्वाटरनरी चट्टानों में सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, पूछे कि सबसे नवीनतम चट्टानें कौन है, क्वाटरनरी चट्टानें हैं। गंगा का मैदान इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है, क्वाटरनरी चट्टानों से। तो इनमें देखा जाए तो बांगर, जिनको पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, और खादर, नई जलोढ़, ये इसके भाग है क्वाटरनरी चट्टानों के। तो चट्टानों से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे नवीनतम चट्टान अगर पूछ ले कौन सी है, तो क्वाटरनरी चट्टान है भैया। जिसमें कहता है आधुनिक जीवों से मिलते जुलते जीवाश्म है, वो टर्शियरी चट्टान हो जाएगा। फिर गोंडवाना की बात करेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज में मिलता है, जहाँ सोन नदी घाटी है, तो वो गोंडवाना हो जाएगा। जो सेडिमेंट्री रॉक से मिली है, जहाँ जीवाश्म ना के बराबर है, वो विंध्यन चट्टानें हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे, सोनभद्र और ललितपुर में है, और बुंदेलखंड नीच जो है वो आर्कियन का प्रमुख जो है आर्कियन चट्टान होती है। यूरेनियम हीरा यहाँ पे मिलता है। तो 5 प्रकार की जो चट्टानें हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इसके भौतिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर हम बात करते हैं, हमने जो देखा था शिवालिक क्षेत्र है, उसके बाद भावर और तराई का क्षेत्र, फिर गंगा का मैदान, और लास्ट में जो दक्षिण है वहाँ पे दक्षिणी पठार क्षेत्र, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम शिवालिक क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये पाया कहाँ जाता है। तो सहारनपुर का जो उत्तरी भाग है, अगर पूछे जो शिवालिक है, शिवालिक क्षेत्र पाया कहाँ जाता है, तो भैया स्थान है सहारनपुर के उत्तरी भाग में जो है वो शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक की प्रमुख चोटियाँ की बात करेंगे तो शाकंभरी, मोहंड, वहनसिया और अमोष्ट। तो याद रखिए शाकंभरी, मोहंड, वहनसिया और अमोष्ट, ये शिवालिक क्षेत्र की चोटियाँ हैं। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी शिवालिक क्षेत्र की चोटियाँ नहीं हैं, 3 ऑप्शन में दे देगा, एक नहीं देगा, दूसरा दे देगा, तो ये याद रखना है। अब बात करेंगे तो मोहंड दर्रा आपको याद रखना है, देहरादून का प्रवेश द्वार कहलाता है, जो कि शिवालिक क्षेत्र में है, ठीक है। तो देहरादून का प्रवेश द्वार किसको है, मोहंड दर्रा, ये शिवालिक क्षेत्र में है। और शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे भावर और तराई क्षेत्र के बारे में। तो भावर का मतलब क्या होता है, भूमिगत बहाव होता है, और भावर क्षेत्र शिवालिक जो तलहटी है उसी के निकट स्थित है, मतलब जो शिवालिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जो शिवालिक है, तो शिवालिक के दक्षिण में जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो भावर एरिया देखने को मिलता है। भावर क्षेत्र कहाँ है भाई, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। तो भैया जो हमने मैप इस तरीके से उत्तर प्रदेश का देखा था, तो यहाँ सहारनपुर से लेकर के पूर्व में जो देवरिया है, यहाँ पे इस तरीके से एक परत के रूप में जो है भावर क्षेत्र फैला हुआ है। अधिकतम चौड़ाई की बात करेंगे तो अधिकतम चौड़ाई जो है वो 34 किलोमीटर देखने को मिलती है, और जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे तो ये चौड़ाई घटती जाएगी, मतलब इधर जो है वो चौड़ा है और पूर्व में जो है इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। बात करेंगे तो कंकड़ पत्थरों का निक्षेप है, मतलब कंकड़ पत्थर हैं इसमें। नदियाँ भावर क्षेत्र में भूमिगत हो जाती हैं, तो याद रखना भावर क्षेत्र में जाते जाते नदियाँ समाप्त होने लगती हैं, मतलब नदियाँ दिखाई नहीं देती, भूमिगत हो जाती हैं। कृषि के लिए की बात करेंगे तो अनुपयुक्त क्षेत्र, तो अगर कहा जाए कि भावर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है, तो भाई उपयुक्त कतई नहीं है, ये अनुपयुक्त क्षेत्र, यहाँ कृषि संभव नहीं है। दूसरा जो है तराई क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो तराई कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर हमने देखा जो है पहाड़ियाँ हो गई, उसके बाद आपका दक्षिण में, ठीक है, शिवालिक की बात करेंगे तो वो आपका भावर हो गया, और भावर के दक्षिण में नीचे जो मैदान आएगा वो आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र, उसके ऊपर भावर, और भावर के ऊपर हो जाएंगी शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है।
अब बात करेंगे भाबर जो है उसके भाबर की बात करेंगे तो भाबर जो है नॉर्थ में है और तराई दक्षिण में है। तराई एक दलदली मार्शी क्षेत्र है और मच्छरों से संक्रमित है। तो याद रखना, तराई क्षेत्र की बात करेंगे दलदल में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे? सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया के कुछ हिस्से में तराई क्षेत्र आता है। तो देखा जाए कुल मिला के मैप में तो सहारनपुर से लेकर के, ठीक है, जो देवरिया वाला एरिया है वहाँ तक जो ये इस तरीके की बेल्ट के रूप में है। ठीक है, जो कहता है आपका ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ से आपका जो नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आपका डायरेक्ट सहारनपुर से लेकर जितने भी ज़िले आते हैं वो सारे तराई क्षेत्र में हैं। यहाँ 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था पहले अगर देखा जाए, लेकिन अब जो है महत्वपूर्ण हिस्सा इसका कृषि भूमि में बदल गया है। अब बात करेंगे जो आपका तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र मुख्यतः गन्ना, गेहूँ और धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर वृक्षों की बात करेंगे तो साल हो गया, सेमल हो गया, हंडू हो गया, ये इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ। अब अगर शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक की डुंडवारा जो श्रेणी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र तक फैली हुई है। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है शिवालिक का, जिसे हम डुंडवारा श्रेणी कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक फैली हुई है। अब बात करेंगे गंगा के मैदान की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो है एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तराई क्षेत्र के दक्षिण और पठारी क्षेत्र के उत्तर में, तो भाई बीच में है जो पठार साउथ में है आपका, तराई ऊपर है और इनके जो बीच में जो एरिया है वो गंगा का मैदान है। तो स्थलाकृति की बात करेंगे तो लगभग लगभग इसकी स्थलाकृति कैसी है? समतल है। ठीक है, और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। गंगा और उसकी जो सहायक नदी के द्वारा जो मटेरियल जो है बहा कर लाया गया है, तो उससे आपके गंगा के मैदान का विकास हुआ है। लगभग उत्तर प्रदेश राज्य के 90% भूभाग पर अगर कोई एरिया फैला है तो वो गंगा का मैदान है। यानी अगर पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है तो गंगा के मैदान का है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 से लेकर के 250 मीटर तक है। अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, याद रखना। ठीक है, तो यह मैदान अपनी संरचना के आधार पर बांगर और खादर, तो बांगर याद रखना इसका मतलब होता है पुराना, खादर का मतलब होता है नए, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो बांगर की अगर हम बात करेंगे, बांगर क्षेत्र जो है वो मध्य प्लीस्टोसीन के दौरान पुराने जलोढ़ द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ मैदान है। ठीक है, तो कब बने हैं? मध्य प्लीस्टोसीन के कार्यकाल के दौरान बने हैं। ये उच्च भूमि वाले हिस्से हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। मेन अंतर आपको याद रखना कि बांगर जो है वो ऊपर स्थित होता है, यहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, जब बाढ़ का पानी नहीं होगा तो ये क्षेत्र में कंकर और जो है भुआर जो संरचनाएं हैं ये पाई जाती हैं। मिट्टी का रंग गहरा और ह्यूमस से भरपूर है, मतलब ह्यूमस यहाँ काफ़ी मात्रा में। मिट्टी का रंग की बात करेंगे गहरा है। अगर बात करें बांगर जो है वो तुलना की जाए तो मोटी है और थोड़ी कम उपजाऊ होती है, और अत्यधिक सिंचाई के कारण इसमें भूमि में लवणता भी बढ़ गई है, तो जिसके कारण रेह या कलर संरचना के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। अब बात करेंगे अगर हम खादर के बारे में, तो भाई ये खादर तराई क्षेत्र के जलोढ़ निक्षेप हैं। ये बाढ़ ग्रस्त हैं क्योंकि हर साल नए जलोढ़ निक्षेप प्राप्त करता है, मतलब हर साल जो बाढ़ का पानी आएगा वो वहाँ पर जो निक्षेप बहा के लाता है, तो उससे खादर का निर्माण होता है। बांगर की तुलना में अगर बात करेंगे बहुत महीन है, अधिक उपजाऊ वाली भूमि है और अधिक महीन मिट्टी से अधिक बाढ़ग्रस्त बनाती है और मिट्टी का कटाव भी देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना ये जितनी भी बड़ी फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे गन्ना, धान, गेहूँ, इनके लिए ये अच्छी होती हैं। ठीक है, तो खादर और बांगर में अंतर समझ में आ गया कि खादर जो है वो नई मृदा है जो हर साल जो है निक्षेपों के नदी के जो है निक्षेप बहा के लाते हैं उनसे बनती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है जहाँ पे कहता है पानी पहुँच नहीं पाता। खादर की तुलना में बांगर की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी कम उपजाऊ है, खादर अधिक उपजाऊ है। अब बात करेंगे गंगा के मैदानों का क्षेत्रीय विभाजन। तो उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानों का क्षेत्रीय विभाजन की बात करेंगे तो 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब गंगा के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे गंगा यमुना दोआब। ठीक है, तो पहला जो है गंगा यमुना दोआब बनता है। इसके बाद रोहेलखंड के मैदान बनते हैं,
फिर आपका अवध का मैदान बनता है और पूर्वांचल का मैदान। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब बनाता है। कहाँ? पश्चिम जो बात करेंगे, सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज तक गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र फैला हुआ है। एक ऊपरी दोआब है जो सहारनपुर से बुलंदशहर तक। मध्य दोआब की बात करेंगे तो अलीगढ़ से लेकर के कन्नौज तक मध्य दोआब फैला हुआ है और औरैया तक जाता है। और फिर कानपुर से लेकर के प्रयाग तक निचला दोआब। तो भैया बात करेंगे दोआब की, तो याद रखना दोआब, गंगा यमुना दोआब 3 तरीके का है, ऊपरी, मध्य और निचला, तीनों का चित्र हम बता चुके हैं। अब बात करेंगे रोहेलखंड की। तो ये जो रोहेलखंड मैदान है उत्तर प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी, यानी जो उत्तर है ये और ये जो वेस्टर्न पार्ट है, याद रखना भाग में स्थित है। दक्षिण और पश्चिम में गंगा यमुना दोआब। अगर दक्षिण की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे गंगा और ये यमुना नदी है, इसका दोआब है। और दक्षिण और पूर्व की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपका अवध का मैदान दिखेगा। तो ये मेरे भाई जो साउथ है ये आपका ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में क्या अवध का मैदान है, ठीक है। इसके बाद अगर वेस्ट और साउथ में देखेंगे तो गंगा यमुना का दोआब देखने को मिलेगा। रोहेलखंड का मैदान अगर देखेंगे तो किन किन जिलों में पाया जाता है, तो अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और संभल, इन जिलों में रोहेलखंड मैदान है, ठीक है। रामगंगा नदी की बात करेंगे, 2 भागों में विभाजित कर देती है रोहेलखंड मैदान को, एक पश्चिमी बांगर और पूर्वी रामगंगा खादर की बात करें। अवध के मैदान की बात करेंगे, दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना दोआब है। अगर वही बात करें ना कि दक्षिण में और पूर्व में क्या हो जाएगा, गंगा यमुना का दोआब हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में इसके रोहेलखंड है। उत्तर में अगर देखें तराई क्षेत्र है और पूर्व में पूर्वांचल मैदान से घिरा हुआ है, ठीक है। अवध की बात करेंगे कौन कौन से आते हैं, तो अवध क्षेत्र में लखनऊ, अयोध्या, इसके अलावा आपका प्रयागराज हो जाएगा, है ना, सुल्तानपुर की बात हो जाएगी, अमेठी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ये ज़िले जो हैं वो अवध वाले मैदान में आ जाते हैं। अब बात करेंगे गंगा के अलावा घाघरा और गोमती भी इस मैदान को जल प्रदान करती हैं, किसको, अवध मैदान को। पूर्वांचल की बात करेंगे, जौनपुर और संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, इन क्षेत्रों में पूर्वांचल मैदान है। और पूर्वांचल की बात करेंगे तो यहाँ एक राप्ती नदी से आता है तो उसको राप्ती खादर, सरयू पार मैदान और पूर्विया मैदान में 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो गंगा के मैदान का अगर क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे तो टोटल 4 भागों में इसको जो है हमने बांटा है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन है, गंगा यमुना का दोआब, रोहेलखंड, अवध और पूर्वांचल मैदान। दोआब की सीमा सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज तक ये गंगा यमुना का दोआब फैला हुआ है, ठीक है। रोहेलखंड जो है कि प्रमुख नदी रामगंगा है। अवध की नदियों में घाघरा और गोमती भी है। पूर्वांचल की प्रमुख नदियाँ राप्ती, घाघरा हैं और घाघरा हैं, ठीक है। तो ये जो था वो गंगा का क्षेत्रीय विभाजन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की। तो सबसे पहले याद रखना है दक्षिण के पठारी क्षेत्र में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। उत्तरी सीमा गंगा और यमुना नदियों द्वारा चिन्हित है। प्राचीन चट्टानों, पठारी संरचनाओं, खनिज संपदा के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसकी दिशा बात करेंगे तो उत्तर से लेकर के पूर्व की ओर जो है वो ये पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। अब पूछा जाता है कि औसत ऊंचाई जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की वो कितनी है, लगभग 300 मीटर है, ठीक है। कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर भी है, मतलब 300 से लेकर 450 तक देखने को मिलती है। लेकिन जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला एरिया है, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले एरिया में 600 मीटर तक की ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर ढाल की दिशा पूछें तो भैया उत्तर से लेकर के ये जो नॉर्थ है आपका, ये आपका ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती हैं, तो चंबल नदी, बेतवा नदी, धसान और केन, ये जो प्रमुख नदियां हैं वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब हम अगर बात करेंगे तो क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो भैया बुंदेलखंड की बात करते हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड आते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे भैया झांसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, झांसी के बाद आपको जालौन देखने को मिल जाएगा, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा आपको देखने को मिल जाएगा।
मिर्ज़ापुर देखने को मिल जाएगा, हमीरपुर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सारे क्षेत्र हैं वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आते हैं। प्रयागराज के मेजा और कछड़ाना ब्लॉक भी आपको, प्रयागराज के भी मेजा और कछड़ाना ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे। चंदौली का जो चकिया है वो भी इसमें आता है, ठीक है। और मिर्ज़ापुर का भी कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण के पठार के 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रांस यमुना क्षेत्र, बघेलखंड पठार और बुंदेलखंड। तो भाई पठार को 3 भागों में बांट दिया गया है। ट्रांस यमुना क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, एक आपका आता है आगरा और एक आता है आपका मथुरा, और इसकी प्रमुख नदी आपको यमुना देखने को मिलेगी। बघेलखंड की बात करेंगे तो बघेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्वी भाग में स्थित है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की अगर बात करेंगे, ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है वो बघेलखंड में आता है। चंदौली का भी कुछ भाग और प्रयागराज का कुछ भाग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बेलन नदी आपको देखने को मिल जाएगी, करमनाशा नदी, सोन नदी, सोनपुर की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये जो हैं इसके महत्वपूर्ण भाग हो जाएंगे। अब अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है, ठीक है। उत्तर में अगर देखा जाए बुंदेलखंड के, तो उत्तर में यमुना नदी, अगर पूछे बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना नदी है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वतमाला फैले हुए हैं। और उत्तर और पश्चिम की बात करेंगे तो ये चंबल नदी है। और दक्षिण पूर्व में याद रखना पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये सारा जो डाटा है वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में है, जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन का चौथा भाग था। अब अगर हम इसको एक नज़र में देखें तो भाई हमें पता है कि औसत ऊंचाई 300 मीटर है। सबसे ज़्यादा आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र में 600 मीटर ऊंची देखने को मिलती है। प्रमुख नदियां इसकी बात करेंगे, चंबल, बेतवा, धसान, केन नदियां हैं। ढाल देखेंगे तो उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है, ठीक है। खासकर यहाँ पे कोयला ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो भी सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। अन्य नाम करेंगे तो विंध्याचल पठार के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो जितना भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो 4 भाग हम देख चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट लिखे हुए हैं, जो बार बार विभिन्न एग्जामों में उत्तर प्रदेश के पूछे गए हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। तो क्विक है, वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय की बात करेंगे, किस जिले से गुजरता है? तो भाई मिर्ज़ापुर जिले से गुजरता है। सबसे पुराना भूवर्गीय भाग है आर्कियन चट्टान। तो याद रखना, सब 5 चट्टानें जो थी सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है। भावर क्षेत्र में नदियाँ कैसी हो जाती हैं? भूमिगत नदियाँ हो जाती हैं, हमने पढ़ा था। तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की फसल लगा सकते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा गया था, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। कोयला क्षेत्र की हमने बात की थी, तो सोनभद्र के सिंगरौली में कोयला क्षेत्र था। मोहंड दर्रा हमने देखा था, सहारनपुर का जो शिवालिक क्षेत्र था वहाँ मोहंड दर्रा था। रोहेलखंड की बात करेंगे, इसमें रामगंगा नदी है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसी में से वन लाइनर फैक्ट है, जो बार बार प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उनको एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में यहाँ पे रखा गया है। अब बात करेंगे कि बुंदेलखंड पठार जो है वो किन राज्यों में फैला है? भाई 2 राज्य हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, वो क्या उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन देखा हमने, गंगा का मैदान हो गया, भावर क्षेत्र हो गया, है ना, तराई क्षेत्र हो गया और दक्षिण का पठार हो गया, ठीक है। तो ये 4 भागों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ था। अब बात करेंगे राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में क्या है? तो सबसे उत्तर में अगर हम बात करेंगे शिवालिक से के बाद जो आता है तो आपका भावर क्षेत्र आता है। भावर के नीचे फिर पतली पट्टी एक तराई की आती है, फिर आपका गंगा का मैदान आता है, और उसके बाद लास्ट में जो सबसे लास्ट में आपकी बुंदेलखंड और बघेलखंड की पहाड़ियाँ यानी पठार वाला क्षेत्र आ जाता है। अब कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि होती है, तो भावर, भाई कंकड़ पत्थर और मोटे बालू किस में पाए जाते हैं? भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। भावर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में, भाई जब चौड़ी पट्टी की बात की जाए तो वो तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। समतल, नम और दलदली, जब भी दलदली शब्द आ जाए समझ लो तराई क्षेत्र की बात हो रही है। और तराई क्षेत्र में धान और गन्ना प्रमुख फसलें हैं, ये बात याद रखना है। आप कहेंगे कि तराई क्षेत्र के उत्तर
और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। तो हमें पता है भाई तराई क्षेत्र के उत्तर में होगा और बुंदेलखंड के दक्षिण में ये मैदानी भाग है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, तराई क्षेत्र के दक्षिण में होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है वो साउथ हो जाएगा, तराई क्षेत्र के दक्षिण में। और बुंदेलखंड पठार जो है उसके उत्तर में यानी नॉर्थ में वो आपके मैदानी क्षेत्र फैले हुए हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो यहाँ पे है और कहता है आपका तराई क्षेत्र यहाँ पे है, तो इसके नॉर्थ में हो जाएगा। और कहता है तराई के साउथ में, यहाँ पे जो बीच में है वो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो यमुना के पूर्व और गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो गंगा के पूर्व में और गंडक के पश्चिम की बात करेंगे, इधर यमुना है तो पूर्व में और गंडक के पश्चिम में मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। तो अब जो मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक, ये सारी की सारी मृदाएं कुछ कोप कीचड़ और बालू लाती हैं, वो मैदानी क्षेत्र बना देती हैं। ठीक है, तो नवीन मृदा हम बता चुके हैं खादर कहते हैं, पुरानी कोप को बांगर कहते हैं। 80 से 300 मीटर ऊंचाई हम देख चुके हैं। ढाल उत्तर पश्चिम से कहाँ पे, दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो ढाल है, वो आपको याद रखना है। अब बात करना है कि खादर क्षेत्र जो था वहाँ नदियों के द्वारा कुछ क्षय होता है नदियों के, तो उससे बीहड़ क्षेत्र बनते हैं। खासकर ये जो है वो चंबल नदी के द्वारा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इटावा वाला जो एरिया है, कानपुर देहात और फतेहपुर वाला जो एरिया है वहाँ देखने को मिलेगा। सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना तट पे है। मैदानी क्षेत्र की फसलें बात करेंगे, गेहूँ, धान और आलू, ये मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। अब बताते हैं कि विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक क्या फैला हुआ है। तो भाई झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक बुंदेलखंड क्षेत्र या पहाड़ी या पठारी क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। कहीं कहीं जैसे कि सोनभद्र मिर्जापुर में 600 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। बघेलखंड कहाँ पे है, सोनभद्र में, और थोड़ा सा पार्ट मिर्जापुर का है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो 11 जिले। तो याद रखना बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो 11 जिले सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे कि बिंडम हो गया, टांडा फाल हो गया, कुसेरा फाल, खंडजा, ये जो जलप्रपात हैं वो मिर्जापुर में है, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है तो गंगा और यमुना नदी। तो उत्तर में हमें पता है कि उत्तर में जो है वो गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो भाई पश्चिम में आपकी बेतवा नदी बहती है। ठीक है, और बुंदेलखंड का हम बता चुके हैं पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर ढाल है। ठीक है, ढाल याद रखना उत्तर की ओर ढाल है। अब बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की फसलें, तो यहाँ ज़्यादा फसलें जो हैं पानी की कमी है। पहाड़ी पठारी क्षेत्र तो दलहन और तिलहन ये दोनों फसलें ज़्यादा होती हैं। तो कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में वेटलैंड की बात करेंगे तो 5.16% वेटलैंड है। 12.4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर आर्द्रभूमि फैली हुई है। सर्वाधिक जो वेटलैंड क्षेत्रफल वाला जिला है वो सोनभद्र है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि है सोनभद्र में है, लगभग 5.08%। सबसे कम नम भूमि वाले जिलों की अगर बात करेंगे तो बागपत और हाथरस है, यहाँ पे सबसे कम 0.18%, याद रखना है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, इससे बहुत ट्रेंडिंग में जो है क्वेश्चन बन रहे हैं कि यूनेस्को के वेटलैंड में रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। तो भाई 2026 तक का डाटा है। वर्तमान में अगर देखें 12 स्थल हैं और हाल ही में एक स्थल जो है उत्तर प्रदेश का ही एक और जुड़ गया है, तो टोटल 13 हो गए हैं। और भारत की बात करेंगे तो टोटल 100 जो है वो रामसर स्थल हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 12 स्थल हैं उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है और अब वर्तमान की बात करेंगे तो 13 हो गए हैं। ठीक है, तो जो 13वां स्थल जो हाल ही में शामिल किया गया है उसका नाम है सुरहा ताल। ठीक है, तो जो सुरहा ताल है ये बात आपको याद रखना है, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बन चुका है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के 12 स्थल जिसमें ऊपरी गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, याद रखना, रामसर साइट भी है, ब्रज घाट से नरौरा तक ये फैला हुआ है। इसके अलावा दूसरा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है। तीसरा सांडी जो पक्षी अभ्यारण्य है हरदोई में,
ये भी एक कहता है रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की। समसपुर पक्षी विहार जो है वो रायबरेली का हो गया। पार्वती अर्गा जो पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा में स्थित है, ये भी एक रामसर साइट है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी की बात करेंगे। सरसई नावर झील इटावा की बात करेंगे। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे जो संत कबीरनगर में है। हैदरपुर वेटलैंड की बात करेंगे बिजनौर में। एक इटावा वेटलैंड है इटावा में, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में ये 2026 की अगर बात करेंगे तो पटना पक्षी अभ्यारण्य को, जो कि एटा में है, एक रामसर साइट घोषित किया गया है। और शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2026 में ही अलीगढ़ में घोषित किया गया है। और 2026 का जो तीसरा उत्तर प्रदेश में रामसर साइट घोषित किया हुआ है, तो टोटल जो 13वां है और 2026 का तीसरा, तो वो हो जाएगा सुरहा ताल। ठीक है, तो सुरहा ताल आपको याद रखना है। तो जो 13वां रामसर साइट है वो सुरहा ताल को घोषित किया गया है, जिसको जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखा जाए उत्तर प्रदेश में टोटल 13 जो है स्थल हैं जिनको रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जो स्थिति है, भौतिक विभाजन है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम देख चुके हैं, विस्तृत वर्णन भी अब हम देख चुके हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में वर्णन करेंगे। जो हमारा अगला क्लास लगेगा उसमें हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का वर्णन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लोअर पीसीएस के कंप्लीट यूपीजी के कंप्यूटर इन्वायरमेंट साइंस टेक और जीएस की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानशाला विद केपी से जुड़े रह सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।